हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल GKGS वाला 98 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता से 200 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। फर्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता की खोज कब हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता कौन थे? राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने, जिसको RD बनर्जी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति की खोज के समय भारतीय पुरातत्व विभाग के यानी सर्वेक्षण ASI के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता के सबसे उपयुक्त और प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त प्रचलित नाम क्या है? तो ये सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता दो नाम है। सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता मानी जाती है? ये कांस्य युगीन यानी ब्रॉन्ज एज सभ्यता मानी जाती है। हड़प्पा नामक प्रमुख स्थल वर्तमान में किस देश में है? तो ये पाकिस्तान में है, जो कि पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ है? मोहनजोदड़ो वर्तमान में है पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लाड़काना ज़िले में। कहाँ? पाकिस्तान के सिंध प्रांत लाड़काना ज़िले में है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर। त्रिकोणीय आकार का था हड़प्पा सभ्यता। इसका क्षेत्रफल था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरास्थल कौन सा है? तो मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी पुरास्थल कौन सा है? दाइमाबाद, यह है महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कहाँ है? तो पूर्वी स्थल आलमगीरपुर में है। कहाँ है सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल? तो आलमगीरपुर में है, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी पुरास्थल कौन सा है? ये सुतका गेंडोर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। कहाँ? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। मांडा स्थल किस नदी के किनारे है? चेनाब के किनारे। कहाँ? चेनाब के किनारे है मांडा स्थल। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, हनुमानगढ़ जिले में है। लोथल नामक प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में है? गुजरात में है, जो कि अहमदाबाद में है। बनावली नामक स्थल भारत के किस राज्य में है? बनावली, हरियाणा, फतेहाबाद में है। कहाँ? बनावली, फतेहाबाद में है। धौलावीरा गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ? गुजरात में है। यह किस भाग में है? तो कच्छ के रण में यानी खादिर बियात में जो है, कच्छ के रण में गुजरात में है धौलावीरा। राखी गढ़ी हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में है? हरियाणा के हिसार जिले में है। कहाँ? हरियाणा के हिसार जिले में है। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य सीमाएं किन देशों तक फैली हुई है? तो ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कहाँ तक है? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण जो है कार्बन 14 पद्धति से होता है। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण रेडियो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार हुआ है। के अनुसार माना गया है। यह लगभग कितना है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईस्वी पूर्व तक है। 50 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व है। सिंधु घाटी सभ्यता को पूर्व आर्य सभ्यता क्यों कहा गया है? क्योंकि इसकी लिपि पुरातात्विक साक्ष्य के कारण इसको पूर्व आर्य सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा संस्कृति को प्रथम नगरीकरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पहली बार व्यवस्थित शहरों का उदय हुआ था, इसलिए इसको प्रथम नगरीकरण कहा जाता है। चन्हुदरो नामक पुरास्थल की खोज किसने की थी? NG मजूमदार ने 1931 में की थी। NG मजूमदार ने 1931 में। रोपर नामक हड़प्पा स्थल भारत के किस राज्य में है? पंजाब में है। ये सतलुज नदी के किनारे है। रोपर पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे है। रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ स्थित है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है। सुतका गेंडोर की खोज किसने की थी? ऑरेल स्टीन ने की थी 1927 में। ऑरेल स्टीन ने 1927 में की थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल किस राज्य में खोजे गए हैं? तो ये गुजरात में है। स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा हड़प्पा कालीन स्थल कहाँ है? गुजरात में खोजा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, नगर नियोजन, वास्तुकला और नागरिक जीवन पर आधारित प्रश्न, जो कि 31 से 60 तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसकी मुख्य विशेषता थी नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली
हड़प्पा सभ्यता की सबसे मुख्य विशेषता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सीमा, शहरों की सड़कें किस पद्धति पर आधारित थी? तो ये ग्रिड पद्धति पे, शहर की जो सड़क थी किस पद्धति भी थी? ग्रिड पद्धति पर थी। एक दूसरे को समकोण पर काटते थे, 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा के शहरों को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया था? हड़प्पा के शहर को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया था? तो 2 भाग में। एक दुर्ग था जो उच्च नगर था और निचला नगर था। क्या था? उच्च नगर और निचला नगर था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा सभ्यता का वह कौन सा अनूठा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था? तो धौलावीरा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा अनूठा शहर है जो कि 3 भाग में विभाजित था? तो धौलावीरा था। हड़प्पा वासी घरों के निर्माण के मुख्य रूप से किसका प्रयोग करते थे? पक्की ईंटों का। हड़प्पा वासी जो है घर के निर्माण के लिए किस मुख्य रूप से प्रयोग करते थे? किस चीज़ का? तो पक्की ईंटों का करवाते थे। हड़प्पा की ईंटों का मानक अनुपात क्या था? तो 4:2 और अनुपात 1 था। क्या? 4:2 और 1 था, जो कि 4 लंबाई था, 2 चौड़ाई और 1 मोटाई था इसका। हड़प्पा काल में ईंट की माप की अनुपात। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता था? तो धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठानिक स्नान के लिए। हड़प्पा काल में जो विशाल स्नानागार था ये धार्मिक या सार्वजनिक अनुष्ठानिक के स्नान के लिए प्रयोग में आता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी मानी जाती है? तो ये विशाल अन्नागार, धान्य कोठार यानी कि ग्रेनरी। विशाल अन्नागार जो था ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। हड़प्पा के नगरों में नालियों को ढकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो चूना पत्थर की पट्टियों या बड़ी ईंटों का। किसका? चूना पत्थर के पट्टी या बड़ी ईंटों का प्रयोग नाली को ढकने के लिए किया जाता था। हड़प्पा वासियों के घर के दरवाजे मुख्य सड़क के बजाय किधर खुलते थे? तो ये पीछे की तरफ या गलियों में खुलते थे। हड़प्पा वासी के घर का मुख्य दरवाज़ा किधर खुलते थे? मुख्य सड़क से न खुलकर पीछे की तरफ या गलियों में खुलते थे। सिंधु सभ्यता का वह कौन सा शहर है जहाँ घरों के दरवाजे मुख्य सड़क पर खुलते थे? लोथल। एकमात्र शहर लोथल है जहाँ जो है मुख्य सड़क पर दरवाज़ा घर का खुलता था, बाकी सभी जगह पीछे की तरफ या गलियों में खुलता था। हड़प्पा सभ्यता में सड़कों के किनारे नालियों के साथ क्या बनाए जाते थे? सोख्ता या गड्ढे बनाए जाते थे। सोख्ता या गड्ढे कचरे के निपटान के लिए, मैन होल के लिए बनाए जाते थे। मोहनजोदड़ो शब्द का सिंधी भाषा में क्या अर्थ है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मृतकों का टीला यानी कि माउंड ऑफ डेड। क्या है? माउंड ऑफ द डेड। हड़प्पा के दुर्ग यानी कि हड़प्पा के दुर्ग सिटाडेल। क्या है? सिटाडेल। हड़प्पा के दुर्ग क्षेत्र में क्या स्थित होते थे? प्रशासनिक और सार्वजनिक इमारत हड़प्पा के दुर्ग में स्थापित होते थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? तो ये धौलावीरा से मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। किलेबंदी के बिना एकमात्र सिंधु शहर कौन सा है? चन्हुदुरो। क्या है? किलेबंदी के बिना एकमात्र शहर है जो चन्हुदुरो है, बाकी जगह किलेबंदी था। हड़प्पा के लोग फर्श को सजाने के लिए कहाँ पर अलंकृत ईंट का प्रयोग करते थे? तो कालीबंगा में। हड़प्पा के लोग फर्श को सजाने के लिए कहाँ पर अलंकृत ईंटों का प्रयोग करते थे? कालीबंगा में। मोहनजोदड़ो में अनुमानतः कुल कितने कुएं पाए गए हैं? तो लगभग 700 कुएं पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो में अनुमानतः कुल 700 कुएं पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कूड़ा कचरा कहाँ फेंकते थे? सड़कों पर बने कूड़ेदान या गड्ढे में। हड़प्पा सभ्यता के लोग कूड़ा कचरा सड़क पर बने कूड़ादान या गड्ढे में फेंकते थे। हड़प्पा के शहरों का निचला नगर मुख्य रूप से किनके लिए था? तो सामान्य नागरिक और शिल्पकार और व्यापारियों के था। हड़प्पा शहर के निचला नगर मुख्य रूप से सामान्य नागरिक, शिल्पकार और व्यापारियों के लिए था। हड़प्पा वासियों की जल निकासी प्रणाली की तुलना समकालीन किस सभ्यता से की जा सकती है? किसी से नहीं, क्योंकि यह विश्व में सबसे उत्तम व्यवस्था थी। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था का कोई भी अभी तक किसी से तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह सबसे उत्तम प्रणाली थी। अभी तक वैसा कोई भी प्रणाली नहीं है। क्या हड़प्पा सभ्यता के घरों में शौचालय और स्नानागार अलग से होते थे? तो हाँ, लगभग हर घर में अलग अलग होते थे, शौचालय और स्नानागार होते थे। कालीबंगा शब्द का अर्थ क्या है? तो काले रंग की चूड़ियाँ है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काले रंग की
चूड़ियाँ। सिंधु सभ्यता के लोग नगरों की स्वच्छता के प्रति कैसे थे? तो अत्यधिक जागरूक और अनुशासित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग नगरों की स्वच्छता के लिए अत्यधिक जागरूक और अनुशासित थे। हड़प्पा सभ्यता में ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए किस गारे का प्रयोग होता था? जिप्सम मिश्रित मोर्टार या मिट्टी का गारा का क्या? मिट्टी का गारा या जिप्सम मिश्रित मोर्टार का प्रयोग करते थे ईंट को आपस में जोड़ने के लिए। विशाल स्नानागार के फर्श को पानी से सुरक्षित रखने के लिए किसका लेप किया जाता था? फर्श को सुरक्षित रखने के लिए पानी से तो चारकोल या प्राकृतिक कोलतार बिटुमेन का परत का प्रयोग किया जाता था स्नानागार के फर्श को पानी से सुरक्षित रखने के लिए। धौलावीरा की मुख्य विशेषता क्या है? पत्थर से बनी विशाल दीवार और भव्य प्रवेश द्वार जो है धौलावीरा की मुख्य विशेषता है। हड़प्पा के नगरों की सुरक्षा के लिए क्या करते थे? हड़प्पा के लोग जो हैं नगरों की सुरक्षा के लिए क्या करते थे? नगर के चारों ओर ऊंची प्राचीर बनाते थे या दीवार बनाते थे। नगर के चारों ओर क्या करते थे? ऊंची दीवार बनाते थे अपने नगर की सुरक्षा के लिए। सड़कों के समकोण पर काटने से बने चौराहे को इतिहासकारों ने क्या नाम दिया है? तो ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति। क्या है? सड़क के समकोण पर काटने के बने चौराहा को इतिहासकारों ने ऑक्सफोर्ड सर्कस पद्धति नाम दिया है। भाग 3 से देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के अर्थव्यवस्था, कृषि, व्यापार और उद्योग से संबंधित प्रश्न जो 61 से लेकर 90 तक है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा वासियों के मुख्य आर्थिक आधार क्या था? कृषि और पशुपालन। व्यापार भी उन्नत था। क्या है? हड़प्पा वासियों का मुख्य आर्थिक आधार था कृषि और पशुपालन, जबकि व्यापार भी उन्नत था। हड़प्पा सभ्यता के लोग कौन सी मुख्य फसलें उगाते थे? तो गेहूँ, जौ, राई, मटर और तिल उगाते थे। क्या? गेहूँ, जौ, राई, मटर और तिल उगाते थे। विश्व में सर्वप्रथम कपास जो है यानी कॉटन उगाने का श्रेय किसे जाता है? तो ये सिंधु घाटी के लोग को सर्वप्रथम कॉटन या कपास उगाने का श्रेय जाता है। यूनानियों ने कपास को सिंधु क्षेत्र के नाम पर क्या कहा था? तो सिंडन कहा था। यूनानी ने कपास को सिंधु क्षेत्र के नाम पर क्या बताया था? सिंडन बताया था। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये कालीबंगा से मिले हैं। जूते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। लकड़ी के हलों का प्रयोग साक्ष्य या मिट्टी के हल का खिलौना कहाँ से मिला है? बनवाली, हरियाणा से। इसी को बनावली भी कहते हैं। हड़प्पा चावल के उत्पादन के प्रथम साक्ष्य किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल और रंगपुर दोनों से मिले हैं चावल उत्पादन के प्रथम साक्ष्य। हड़प्पा वासी किन पशुओं को पालतू बनाते थे? ये बैल, गाय, भैंस, बकरी, सूअर को पालतू बनाते थे। बैल, गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअर को पालतू बनाते थे। किस पशु के अवशेष हड़प्पा सभ्यता में बहुत कम या संदेहास्पद मिले हैं? तो घोड़ा का। सूर्यकोटदा से कुछ अस्थियां मिली है जो कि संदेहास्पद है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा था जो मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था? चनहुद्रो और लोथल ये मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था हड़प्पा स्थल में। हड़प्पा के लोग किस बंदरगाह के माध्यम से विदेशी व्यापार करते थे? तो लोथल का गोदीवारा डॉकयार्ड, जिसको गोदीवारा क्या कहते हैं? डॉकयार्ड। हड़प्पा वासी किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? लोहा से। हड़प्पा वासी किस धातु से अपरिचित थे? लोहा से। हड़प्पा के लोग तांबा कहाँ से आयात करते थे? तो राजस्थान के खेतरी खानों से और ओमान से प्राप्त करते थे तांबा। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग टीन का आयात कहाँ से करते थे? तो ये अफगानिस्तान और ईरान से टीन का आयात करते थे। कांस्य यानी ब्रॉन्ज बनाने के लिए हड़प्पा वासी किन धातुओं को मिलाते थे? तांबा और टीन को मिलाकर क्या बनाते थे? कांसा बनाते थे। हड़प्पा वासी मुख्य रूप से सोना कहाँ से प्राप्त करते थे? तो ये दक्षिण भारत से सोना प्राप्त करते थे जो कि कर्नाटक की कोलार खान से मिलता था इनको सोना। नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पश्चिम एशिया की कौन सी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पश्चिमी एशिया की कौन सी सभ्यता थी? तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? मेलुहा का प्रयोग हुआ है सिंधु क्षेत्र के लिए मेसोपोटामिया के अभिलेख में। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? तो वस्तु विनिमय का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। हड़प्पा तौल प्रणाली मुख्य रूप से किस गुणांक में थी? तो ये थी 16 के गुणांक में थी, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 आदि ये सभी गुणांक थे। 16 के गुणांक में हड़प्पा तौल प्रणाली थी। हड़प्पा के बाद
मुख्य रूप से किस पत्थर के बनाए जाते थे? ये चाट के बनाए जाते थे। चाट नामक पत्थर से बनाए जाते थे बाट। हड़प्पा के बाटों का आकार सामान्यतः कैसा होता था? तो ये घनाकार क्यूबिकल होता था। क्या क्यूबिकल होता था? शैल खड़ी स्टेटाइट का मुख्य उपयोग हड़प्पा काल में किस लिए होता था? तो मुहर बनाने के लिए शैल खड़ी का प्रयोग करते थे। हड़प्पा की मुहरें मुख्य रूप से किस आकार की होती थी? तो चौकोर या वर्गाकार होती थी। लोथल के गोदीबारे का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? लोथल के गोदीबारे यानी डॉकयार्ड का निर्माण जो है पक्की ईंटों से हुआ है। किससे? पक्की ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना स्केल किस हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से। हड़प्पा कौन सा स्थल है जहाँ से हाथी दांत का पैमाना मिला है? तो लोथल से। हड़प्पा सभ्यता के लोग लाजवर्ड मनी यानी कि लैपिस लेजुली कहाँ से मंगाते थे? तो बदख्शा से मंगाते थे। कहाँ से? बदख्शा से मंगाते थे लाजवर्ड मनी। समुद्री व्यापार के लिए दिशासूचक के रूप में हड़प्पावासी किस चीज़ का प्रयोग करते थे? दिशासूचक पक्षियों का करते थे। समुद्री व्यापार के लिए दिशासूचक के रूप में दिशासूचक पक्षी का उपयोग करते थे। हड़प्पावासी कताई और बुनाई के लिए किसका उपयोग करते थे? कताई के लिए तकलियों यानी कि स्पिंडल्स का प्रयोग करते थे कटाई के लिए। हड़प्पा सभ्यता के लोग व्यापारिक सामान की सुरक्षा के लिए मुहरों पर क्या लगाते थे? गीली मिट्टी मुहर की छाप सेलिंग। क्या लगाते थे? गीली मिट्टी पर मुहर की छाप लगाते थे व्यापारिक सामान की सुरक्षा करने के लिए, ताकि पहचान हो कि यह हमारा सामान है। पार्ट 4 है जिसमें धर्म, समाज, कला और संस्कृति से देखेंगे प्रश्न, जिसमें 91 से 120 तक है। क्या है? 91 से 120 तक का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। हड़प्पा समाज मुख्य रूप से कैसा था? तो मातृसत्तात्मक था। नारी मूर्तियों की अधिकता के कारण इसे मातृसत्तात्मक माना गया है। हड़प्पावासी किस देवी की मुख्य रूप से पूजा करते थे? मातृ देवी या उर्वरता की देवी की पूजा मुख्य रूप से करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर किस देवता पर मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर किस पुरुष देवता का चित्र मिला है? तो पशुपतिनाथ यानी कि आद्य शिव का मिला है। पशुपति शिव की मुहर के चारों ओर कौन से पशु विराजमान हैं? तो चारों ओर इसमें हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा के पैरों के पास 2 हिरण की मुहर मिली है। क्या है? हाथी, बाघ, गैंडा, भैंसा और पैरों के पास 2 हिरण की मुहर की विराजमान पशु की चिन्ह मिला है। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस पक्षी को पवित्र मानते थे? तो ये फाख्ता नामक पक्षी जो कि एक प्रकार का कबूतर है उसको पवित्र मानते थे। हड़प्पा काल के लोग किस वृक्ष की पूजा सर्वाधिक करते थे? तो ये पीपल के वृक्ष की पूजा सर्वाधिक करते थे। पशुओं में हड़प्पा वासियों के लिए सबसे पूजनीय पशु कौन सा था? तो ये कुबर वाला बैल था। क्या था? कुबर वाला बैल था। कांसे की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति डांसिंग गर्ल स्टैचू कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है नर्तकी की मूर्ति। कांसे की नर्तकी की मूर्ति किस विधि से बनाई गई थी? तो लुप्त मोम पद्धति से बनाई गई थी, लो वैक्स कास्टिंग से। शैलखड़ी से बनी दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है दाढ़ी वाले पुरोहित राजा की मूर्ति। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो भाव चित्रात्मक थी। क्या थी? भाव चित्रात्मक। क्या हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ा जा चुका है? नहीं, यह आज तक अपठित है, इसे नहीं पढ़ा गया है। हड़प्पा लिपि के लिखे जाने का तरीका क्या था? तो दाएं से बाएं और फिर बाएं से दाएं लिखे जाने का पद्धति था। हड़प्पा लिपि में मूल रूप से कितने चिन्ह या अक्षर का पाए गए हैं? तो लगभग 64 मूल चिन्ह हैं और 250 से 400 अक्षर है। हड़प्पा लिपि में मूल रूप से कुल कितने चिन्ह हैं? तो चिन्ह है 64 मूल चिन्ह हैं और अक्षर 250 से 400 है। हड़प्पावासी मिट्टी के बर्तनों पर मुख्य रूप से किस रंग का प्रयोग करते थे? लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग के चित्र बनाते थे। लाल रंग की पृष्ठभूमि पर काले रंग से चित्र बनाते थे। टेराकोटा से क्या तात्पर्य है? टेराकोटा से तात्पर्य क्या है? ये आग में पकाए गए मिट्टी के खिलौने और मूर्तियाँ को टेराकोटा कहा जाता था। हड़प्पावासी मृतकों का अंतिम संस्कार मुख्य रूप से कितने तरीकों से करते थे? तो 3 तरीके से करते थे। पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार करते थे। क्या 3 तरीका था? पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार, ये 3 तरीका था। हड़प्पा के लोगों में शव को दफनाने के लिए हड़प्पा के लोग शवों को दफन करते समय उसका सिर किस दिशा में रखते थे? तो उत्तर दिशा में रखते थे, पैर दक्षिण दिशा में रखते थे। क्या?
हड़प्पा के लोग सबको दफनाते समय सिर उत्तर दिशा में जबकि पैर दक्षिण दिशा में रखते थे। कब्रों में बर्तन और आभूषण को रखने से हड़प्पा वासियों की किस सोच का पता चलता है? तो ये मृत्यु के बाद जीवन क्या परलोक में विश्वास रखते थे, इसलिए बर्तन रखते थे। किस हड़प्पा स्थल से एक युग्म समाधान यानी एक साथ स्त्री पुरुष को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं? तो ये लोथल से। किससे? लोथल से। रोपड़ में मालिक के साथ किस पालतू पशु को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो कुत्ता को। रोपड़ में जो है मालिक के साथ किस पशु को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो ये कुत्ता को मिला है। हड़प्पा के लोग मनोरंजन के लिए किस साधन का उपयोग करते थे? तो ये पासा खेलना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना और नृत्य करना, ये मनोरंजन का साधन था। क्या था? पासा खेलना, शिकार करना, पशु पक्षियों को लड़ाना और नृत्य करना, ये मनोरंजन के साधन थे हड़प्पा सभ्यता के। स्वास्तिक चिन्ह जो है, स्वास्तिक सिंबल मुख्य रूप से किस सभ्यता की देन मानी जाती है? तो हड़प्पा सभ्यता की देन मानी जाती है। हड़प्पा समाज में कौन से वर्ग मुख्य रूप से शामिल थे? तो ये पुरोहित, व्यापारी, सैनिक, शिल्पकार और श्रमिक, ये समाज में मुख्य रूप से वर्ग थे। हड़प्पा वासी किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ये सूती यानी कॉटन और ऊनी पहनते थे। ठंडे के दिनों में ऊनी और अन्य दिनों में सूती कॉटन कपड़ा पहनते थे। क्या हड़प्पा सभ्यता में स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण पहनते थे? तो हाँ, दोनों कंठहार, अंगूठी और कड़े पहनते थे। लिपस्टिक और काजल जैसे सौंदर्य प्रसाधनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चनहुदरों से मिले हैं। कहाँ से? चनहुदरों से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग ताबीज क्यों पहनते थे? भूत प्रेत और अंधविश्वास से बचने के लिए, रक्षा कवच के रूप में इसको पहनते थे ताबीज को, भूत प्रेत और अंधविश्वास से बचने के लिए। कालीबंगा से प्राप्त अग्निकुंड या यज्ञ वेदियों से बातचीत का संकेत मिलता है। वहाँ अग्नि पूजा का प्रचलन था, इससे संकेत मिलता है। तांबे का मानव दर्पण यानी मिरर कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। तांबे का मानव दर्पण यानी कि आईना जो होता है अभी के समय में दर्पण, वही तांबे का बनता था। कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से इसका साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट देखते हैं भाग 5, पतन के कारण, खोज और महत्वपूर्ण पुरातात्विक तथ्य हड़प्पा सभ्यता के बारे में, जो कि 121 से लेकर 150 तक है। चलिए इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का क्रमिक पतन लगभग किसके आसपास हुआ था? तो ये लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। प्रसिद्ध इतिहासकार जॉन मार्शल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? तो ये प्रशासनिक शिथिलता और प्राकृतिक आपदाएं था। क्या था? प्राकृतिक आपदाएं था, प्राकृतिक और शिथिलता था। हड़प्पा के पतन का सबसे सर्वाधिक मान्य कारण क्या माना जाता है? तो ये बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, विशेषकर सिंधु नदी में बाढ़ का परिवर्तन माना जाता है। इतिहासकार गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर के अनुसार पतन का क्या कारण था? तो बाह्य आक्रमण, जो कि आर्य के आक्रमण था। ये गॉर्डन चाइल्ड और व्हीलर का मान्य था, जबकि सबसे अधिक मान्यता था कि बाढ़, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये विशेषकर सिंधु नदी के बारे में आया था, जो कि बाढ़ से संबंधित माना जाता है। जलवायु परिवर्तन को पतन का मुख्य कारण मानने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑरेस्टेलिस्टीन और अमलानंद थे। कौन? जलवायु परिवर्तन को मुख्य कारण मानने वाले विद्वान कौन थे? तो ऑरेस्टेलिस्टीन और अमलानंद घोष थे ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नरकंकालों के आधार पर किस वैज्ञानिक ने महामारी को पतन का कारण बताया था? तो KUR कैनेडी ने महामारी का कारण बताया था नरकंकाल के आधार पर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में किस नई ग्रामीण सभ्यता का उदय हुआ था? तो वैदिक। हड़प्पा के बाद कौन सी सभ्यता आई? तो वैदिक सभ्यता आई, वैदिक सिविलाइजेशन। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बाग या नखलिस्तान कहा जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है सिंध का बाग या नखलिस्तान। तांबे का रथ किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिला है? तो ये दायमाबाद से मिला है तांबे का रथ। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य, स्टोन आर्किटेक्चर का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है शैलकृत स्थापत्य के साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित विकसित हुई थी? तो नील नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता कहाँ विकसित हुई? नील नदी के किनारे। किसकी समकालीन है? तो ये हड़प्पा की समकालीन है। हड़प्पा वासियों के बाट किस प्रणाली पर नियंत्रित थे? तो बाइनरी और डेसिमल पर थे। बाइनरी द्विआधारी और दशमलव प्रणाली से थे बाट। चनहुदरो में किस चीज़ का कारखाना मिला है? चनहुदरो में किस चीज़ का कारखाना मिला है?
तो मनके बनाने और शिप की वस्तुएं बनाने की कारखाना मिली है चनहुदरों से। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ मिला है? चनहुदरों में मिला है। एक ईंट पर जो है बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान। घोड़े के दांत के अवशेष किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो राणा घुंडोई से। क्या है? राणा घुंडोई से घोड़े के दांत के अवशेष की जानकारी मिली है। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना को वर्तमान के किस आधुनिक शहर की योजना को समझा जा सकता है? ये चंडीगढ़ जो कि भारत में है की ग्रिड प्रणाली से, चंडीगढ़ की ग्रिड प्रणाली से हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना को आधुनिक शहर की योजना से समझा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ किसे माना जाता है, कहा जाता है? तो ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानियाँ कहा जाता था हड़प्पा सभ्यता का। इतिहासकार स्टुअर्ट पिगट के अनुसार ये कथन है। किस स्थल से सूती वस्त्र के अवशेष मिले हैं या साक्ष्य मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र के अवशेष से लिपटे हुए साक्ष्य मिले हैं। मिट्टी के बर्तनों पर बने चित्रों में किस प्रसिद्ध लोक कथा चालक लोमड़ी की झलक मिलती है? ये पंचतंत्र की कहानी है। लोथल से प्राप्त मर्तबान पर मिला है। क्या है? मिट्टी के बर्तन पर बने चित्रों में किस प्रसिद्ध लोक कथा चालाक लोमड़ी की झलक मिलती है? तो पंचतंत्र की कहानी से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय थे या शांति प्रिय? वे मुख्य रूप से शांति प्रिय थे। हथियारों के कम साक्ष्य मिले हैं। वे लोग शांति प्रिय थे चूँकि हथियार उस समय कम मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की मूर्ति का निर्माण किस माध्यम से सबसे अधिक हुआ है? कि मिट्टी की मृण मूर्तियाँ से, मिट्टी की मूर्ति से, जिसे मृण मूर्तियाँ कहा जाता है, साक्ष्य मिला है। गुजरात के किस स्थल से हाल के वर्षों में स्टेडियम, खेल का मैदान और साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से। गुजरात के किस स्थल से हाल के वर्षों में स्टेडियम यानी खेल का मैदान और साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं? तो धौलावीरा से। यानी धौलावीरा के समय भी खेल का मैदान होता था, साइन बोर्ड के भी साक्ष्य, स्टेडियम का साक्ष्य मिला है धौलावीरा से। हड़प्पावासी किस खेल में शतरंज के समान गोटियों का प्रयोग करते थे? पासे के खेल में शतरंज के समान गोटियों का प्रयोग करते थे। हड़प्पा काल के लोग अपनी मुहरों पर सबसे अधिक किस काल्पनिक पशु का अंकन करते थे? तो एक सींग वाला पशु का। हड़प्पा काल के लोग अपनी मुहरों पर सबसे अधिक किस काल्पनिक पशु का अंकन करते थे? तो एक सींग वाले पशु का। सूर्यकोटदा स्थल की खोज किसने की थी? तो जगपति जोशी ने, यानी जेपी जोशी इसको कहा जाता है। 1964 में सूर्यकोटदा स्थल की खोज की थी। धौलावीरा स्थल का उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो RS बिष्ट यानी रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में धौलावीरा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन को सभ्यता का अंत न मानकर नगरीय जीवन का अंत क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके सांस्कृतिक तत्व ग्रामीण रूप से आगे चलते रहे। क्या हुआ? सांस्कृतिक तत्व जो है ग्रामीण रूप से आगे चलते रहे, इसलिए इसको नगरीय जीवन का अंत माना गया। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? ये मोहनजोदड़ो और धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। क्या हड़प्पा काल के लोग लेखन कला से परिचित थे? हाँ, वे पूरी तरह से परिचित थे, पर उनकी लिपि प्रतीकात्मक थी। क्या थी? प्रतीकात्मक थी। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सुव्यवस्थित सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता कौन थी? तो ये हड़प्पा सभ्यता थी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता और सुव्यवस्थित सभ्यता थी। भाग 6 देखते हैं। इसमें हालिया खोज, विशिष्ट कलाकृतियाँ और गहरे पुरातात्विक तथ्य जो है इससे प्रश्न है, जो कि 151 से 175 तक है। चलिए इसको देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा माना जाता है? तो राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा में, भारत में। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल ये हरियाणा, जो कि क्षेत्रफल के अनुसार है। राखी गढ़ी के उत्खनन का कार्य मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रोफेसर अमरेंद्रनाथ और बाद में डॉक्टर वसंत सिंधे के नेतृत्व में हुआ था। राखी गढ़ी के उत्खनन का कार्य मुख्य रूप से किसके नेतृत्व में हुआ था? प्रोफेसर अमरेंद्रनाथ और बाद में डॉक्टर वसंत सिंधे के नेतृत्व में हुआ था। किस हड़प्पा स्थल से एक लकड़ी के ताबूत यानी वुडन कॉफिन में सावधान के साक्ष्य मिले हैं?
तो ये हड़प्पा से मिला है, जो कि कब्रिस्तान पर R37 है। किस हड़प्पा से एक लकड़ी के ताबूत मिले हैं? हड़प्पा से कब्रिस्तान R37 से। धौलावीरा से प्राप्त साइन बोर्ड विज्ञापन पट पर हड़प्पा लिपि के कितने बड़े अक्षर मिले हैं? ये 10 बड़े अक्षर चिन्ह मिले हैं साइन बोर्ड पर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के अंदर बने कुओं के मुहाने किस आकार के होते थे? अमूमन वे भी आकार के या गोलाकार पक्की ईंटों से बने होते थे ताकि बाल्टी आसानी से डाली जा सके। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध पुरास्थल से तांबे की कुत्ता गाड़ी और बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं? चनहुद्रो से। कुत्ता गाड़ी तांबा का और बैलगाड़ी कहाँ से मिला है? चनहुद्रो से मिला है। हड़प्पा सभ्यता में सीप और शंख उद्योग का सबसे प्रमुख तटीय केंद्र कौन सा था? तो ये बालाकोट और नागेश्वर था। किसके लिए? तो ये सीप और शंख उद्योग के लिए था, बालाकोट और नागेश्वर। मेसोपोटामिया के राजा सारगोन के अभिलेखों में मेलुहा को किस चीज़ का देश कहा गया है? नाविकों का देश किसको कहा गया है? तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया, लैंड ऑफ सफरिंग। क्या? लैंड ऑफ सफरिंग कहा गया है। मेसोपोटामिया साहित्यों में दिलमुन और मकान शब्दों के प्रयोग किन स्थलों के लिए हुआ है? दिलमुन का अर्थ बहरीन द्वीप से है और मकान का अर्थ ओमान से। दिलमुन का अर्थ बहरीन द्वीप से है, मकान का अर्थ ओमान से है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से अंगूर के दानों और लहसुन की कलियों के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बालू हरियाणा से नामक स्थान से। कहाँ से? बालू हरियाणा नामक स्थान से मिले हैं। किस चीज़ का? अंगूर के दाना और लहसुन की कलियों का प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मुहरों पर सबसे कम किस पशु का अंकन है? गाय का है। मुहरों पर गाय का अंकन बिल्कुल भी नहीं मिला है। गाय का अंकन कहीं भी सिंधु घाटी में नहीं मिला है। किस हड़प्पा स्थल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग वस्त्रों को रंगने के लिए किसका उपयोग करते थे? मजीठ का, एक प्रकार की वनस्पति डाई के साक्ष्य मिले हैं। क्या हड़प्पा सभ्यता में नहरों के माध्यम से सिंचाई के कोई साक्ष्य मिले हैं? तो हाँ, अफगानिस्तान के सोटगुई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा वासी किस फल से पूरी तरह परिचित थे और उसके बीज मिलने हैं? खजूर और तरबूज से हड़प्पा वासी जो पूरी तरह से परिचित थे। किस हड़प्पाकालीन स्थल से मिट्टी की बनी बत्तख यानी डक और शाकाहारी कछुए के खिलौने मिले हैं? तो लोथल से मिले हैं। क्या? बत्तख और शाकाहारी कछुए लोथल से मिले हैं। हड़प्पा काल में धातु की मूर्तियों को ढालने के लिए उपयोग किए जाने वाले लुप्त मोम लोस्ट वैक्स पद्धति को तकनीकी भाषा में क्या कहते थे? तो सेरे कहते थे। क्या? सेरे पर्ड्यू कहते थे। क्या कहते थे? सेरे पर्ड्यू कहते थे। हड़प्पा सभ्यता की मुहरों के पीछे बने हुए उभरे भाग यानी बॉस में छेद क्यों होता था? ताकि उसमें धागा डालकर उसे गले या हाथों में ताबीज की तरह बांधा जा सके। मुहरों के पीछे बने हुए उभरे भाग में छेद क्यों होता था? ताकि उसमें धागा डालकर गले या हाथों में ताबीज की तरह बांधा जा सके। धौलावीरा से मिले पानी के जलाशयों वाटर रिजर्वियर्स की कुल संख्या कितनी अनुमानित है? लगभग 16 विशाल जलाशय की मिली है। धौलावीरा से कितने पानी के जलाशय की संख्या मिली है? तो 16। नेक्स्ट है, किस स्थल से हड़प्पाकालीन सुरक्षा दीवार के पास गहरी खाई खोदे जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बनावली से। क्या? सुरक्षा दीवार के पास जो है गहरी खाई खोदे जाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बनवाली से मिले हैं या बनावली से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को चमकाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते थे? तो वे बर्तनों पर अभ्रक यानी माइका या विशेष घोल का लेप लगाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को चमकाने के लिए किस तकनीक का प्रयोग करते थे? वे बर्तनों पर अभ्रक या विशेष घोल का लेप लगाते थे। चनहुद्रो से प्राप्त मुहरों पर किस जलीय जीव का चित्र अंकित मिला है? तो ये घड़ियाल का मिला है। हड़प्पाकालीन बस्तियों में तौल के सबसे छोटे वाट का वजन कितना पाया गया? लगभग 0.85 ग्राम, जिसका उपयोग संभवतः कीमती रत्नों को तौलने में होता था। क्या है? हड़प्पाकालीन बस्तियों में तौल के सबसे छोटे वाट का वजन कितना मिला? मतलब हड़प्पा समय में जो है सबसे कम वाट कितना था जो तौलने के लिए प्रयोग होता था?
तो लगभग 0.85 ग्राम होता था, जिसका उपयोग लगभग कीमती रत्नों को तौलने में होता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु घाटी के लोग सब पेटी बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग बिरले ही करते थे? पकी हुई मिट्टी का टेराकोटा कॉफिन के साक्ष्य बागपत के सिरनौली और हड़प्पा से मिले हैं। क्या हुआ? पकी हुई मिट्टी का प्रयोग करते थे किसके लिए? सब पेटी बनाने के लिए, जो कि टेराकोटा कॉफिन के साक्ष्य बागपत के सिरनौली और हड़प्पा से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राक हड़प्पा यानी कि अर्ली हड़प्पन और परिपक्व हड़प्पा यानी कि मेच्योर हड़प्पा दोनों स्थल मिले हैं? कालीबंगा और कोटडीजी से प्राक हड़प्पा और परिपक्व हड़प्पा के दोनों स्थल मिले कहाँ से? कालीबंगा और कोटडीजी से। भाग 7 देखते हैं, सामाजिक ताना बाना विचार और प्राकृतिक बहस, ये 176 से 200 तक दिया गया है। इतिहासकार I.M. व्हीलर ने मोहनजोदड़ो के किस हिस्से को स्तंभों वाला हॉल, पिलर्ड हॉल कहा था? तो दुर्ग क्षेत्र में स्थित सभा भवन को यानी असेंबली हॉल को कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा काल की कब्रों में पाए गए आभूषणों से क्या साबित होता है? क्यों केवल महिलाएं आभूषण पहनती थी? तो नहीं, पुरुषों के कंकालों के पास से भी जस्पर और मणकों के हार मिले हैं। क्या? जस्पर और मणकों के हार मिले हैं। इसलिए हड़प्पा काल के कब्रों में पाए गए आभूषण से साबित होता है कि महिला और पुरुष दोनों हार पहनते थे। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो से मिले पुरोहित राजा की मूर्तियों ने किस प्रकार के वस्त्र ओढ़े हुए हैं? मोहनजोदड़ो से मिली पुरोहित राजा की मूर्ति ने किस प्रकार के वस्त्र ओढ़े हुए हैं? तो त्रिपत्तियाँ, क्या है? 3 लोबेड पैटर्न डिजाइन वाली शॉल, क्या है? त्रिपत्तियाँ डिजाइन वाली शॉल जो है पुरोहित राजा पहने हुए मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, यह साक्ष्य सबसे अधिक कहाँ मिला है? हड़प्पा के लोग मिट्टी की चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, यह साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो ये कालीबंगा से मिला है, जहाँ मिट्टी और कांचली मिट्टी की ढेरों चूड़ियाँ मिली है। क्या? मिट्टी और कांचली मिट्टी की ढेरों चूड़ियाँ मिली है। सिंध सभ्यता में खोपड़ी की शल्य, क्या हुआ? सिंध सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा यानी ट्रेफिनेशन या ब्रेन सर्जरी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ब्रेन सर्जरी के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा लोथल से। एक बच्चे की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता के समय भी ये जो है ब्रेन सर्जरी का साक्ष्य मिला है। हड़प्पा काल के लोग तांबे और कांसे के औजारों को धारदार बनाने के लिए क्या करते थे? उन्हें हथौड़ों से पीटकर ठंडी कुटाई कोल्ड हैमरिंग करते थे। क्या? कोल्ड हैमरिंग करते थे। कोल्ड हैमरिंग यानी ठंडे हथौड़ों से पीटकर ठंडी कुटाई करते थे। हड़प्पा की मुहरों पर अंकित पशुपति शिव के सिर पर जो सिंह जैसी आकृति है उसे इतिहासकार क्या मानते हैं? तो महिष मानते हैं, यानी भैंसे के सिंह की मुकुट या त्रिशूल का प्रारंभिक रूप मानते हैं। हड़प्पा के लोग मानते हैं जो कि पशुपति शिव के सिर पर सिंह जैसी आकृति है उसे सिंहों की भैंसे के सिंह की मुकुट या त्रिशूल मानते हैं। मेसोपोटामिया के शहरों की तुलना में हड़प्पा के शहरों की कूड़ा प्रबंधन क्यों बेहतर था? क्योंकि हड़प्पा में कचरे के लिए हर गली में कचरों के गड्ढे थे, जबकि मेसोपोटामिया में लोग कचरा सीधे सड़क पर फेंक देते थे। इसलिए हड़प्पा सभ्यता के शहर जो है कूड़ा प्रबंधन में बेहतर था। क्या हड़प्पा सभ्यता में दासों या बंधुओं मजदूरों के होने के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा के बैरकों या श्रमिक आवास की बनावट से इतिहासकार ऐसा अनुमान लगाते हैं, लेकिन कोई लिखित प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। हड़प्पा के लोग जौ की कौन सी अनूठी किस्म उगाते थे? तो ये 6 पंक्तियों वाली जौ उगाते थे। कौन सी था? जौ का कौन सा किस्म था? तो 6 पत्ती वाला जौ था। किस हड़प्पा स्थल से तांबे की अत्यधिक शुद्धता वाली मछली पकड़ने के कांटे यानी फिश हुक्स मिले हैं? चंदुरो और बनवाली से मिले हैं। कहाँ से? मछली पकड़ने के कांटे चंदुरो और बनवाली से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की लिपि को ब्रुस्टोफेडन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हल जोतने की तरफ पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी। क्या है? हल जोतने की तरफ पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी लाइन बाएं से दाएं लिखी जाती थी।
इसलिए हड़प्पा सभ्यता लिपि को बुस्टोफेडन कहा गया है। सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए जो पासा यानी डाइस फेंकते थे उस पर अंक कैसे अंकित होते थे? वर्तमान पासे की तरह डॉट्स बिंदु के रूप में जो 1 से लेकर 6 तक अंक होते थे, ये उसी प्रकार से अंकित थे। इतिहासकार अर्नेस्ट मैके ने मोहनजोदड़ो के किस हिस्से को शिल्प उत्पादन की कार्यशाला माना था? तो निचले नगर के कुछ विशिष्ट कोनों को जहां भिट्टियां और कचरा मिला था उसे शिल्प उत्पादन की कार्यशाला माना था। हड़प्पावासी अपने दीवारों को सीलन से बचाने के लिए किस रसायन का पदार्थ का लेप लगाते थे? जिप्सम और डामर यानी बिटुमेन का गाढ़ा लेप लगाते थे। ये रसायन का चूँकि पदार्थ का लेप लगाने से दीवारों की सीलन बंद हो जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुरक्षा के लिए किस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग करते थे? वे मुख्य रूप से तांबे के भाले, तीर कमान और कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। ढाल या कवच नहीं मिले हैं। क्या ढाल और कवच नहीं मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से ऊन के धागे या सूती कपड़े के धागे का सबसे स्पष्ट रेशे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त चांदी के एक बर्तन की दीवार पर। क्या चांदी के एक बर्तन की दीवार पर ऊन के धागे या सूती कपड़े के धागे का सबसे स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। क्या हड़प्पा संस्कृति में मंदिरों यानी टेम्पल्स के अवशेष मिले हैं? तो नहीं, पूरी सभ्यता में कहीं भी किसी मंदिर या धार्मिक मूर्ति की संरचना का साक्ष्य नहीं मिले हैं। हड़प्पावासी तौल के लिए किस धातु के तराजू यानी बैलेंस का प्रयोग करते थे? कांसे के डंडे वाले तराजू जिसे पलड़े तांबे या मिट्टी के होते थे। किस विद्वान ने सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण भूतात्विक परिवर्तन यानी कि टेक्टोनिक अपलिफ्ट या भूकंप को माना है? तो रॉबर्ट एल रेग्स और जॉर्ज एफ डेल्स ने। क्या जॉर्ज एफ डेल्स ने। हड़प्पा सभ्यता के लोग सीप यानी सेल से बनी वस्तुएं कहाँ से प्राप्त करते थे? ओमान और सौराष्ट्र यानी गुजरात से के तटीय इलाकों से करते थे। सीप से बनी वस्तुएं प्राप्त करते थे। हड़प्पा के शहरों के निचले नगर और दुर्ग के बीच सुरक्षा के लिए क्या होता था? दोनों के बीच एक चौड़ी दीवार या खाली जगह बफर जोन होती थी। क्या निचले नगर और दुर्ग के बीच सुरक्षा के लिए क्या होता था? दोनों के बीच एक चौड़ी दीवार या खाली जगह होता था जो बफर जोन होती थी। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद जो उत्तर हड़प्पा काल लेट हड़प्पन आया उसमें बस्तियों का स्वरूप कैसा हो गया? बस्तियां ग्रामीण, छोटी और अव्यवस्थित हो गई। शहरीपन वहाँ से समाप्त हो गया। हड़प्पा सभ्यता की खोज में भारतीय इतिहास को कितने वर्ष पीछे धकेल दिया? लगभग 2000 से 2500 वर्ष पीछे वैदिक काल से भी पहले धकेल दिया। हड़प्पा सभ्यता की खोज ने भारतीय इतिहास को कितने वर्ष पीछे धकेल दिया? लगभग 2000 से 2500 वर्ष पीछे जो कि वैदिक काल से भी पहले। समग्र रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को किस प्रकार की साम्राज्य या शासन माना जाता है? इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ के शायद व्यापारियों का शासन क्या है? इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ शायद व्यापारियों का शासन या पुरोहित राजाओं का एक केंद्रीय नियंत्रण था जिसे पूरी सभ्यता में नापतोल और नगर नियोजन को एक समान बनाए रखता।